नमस्कार। हाथरस गैंगरेप के बहाने ही सही उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। हाथरस गैंगरेप को लेकर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरती नहीं दिखाई दी, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने इस मामले में लीड किया और कुछ छोटे अन्य दलों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव में 1.25 साल का वक्त बचा है, ऐसे में हाथरस गैंगरेप क्या उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बना सकता है? क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिनसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक विपक्षी गठबंधन विपक्षी दलों का बन सकता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में जैसे ही हाथरस गैंगरेप का मसला आया, या आप इससे थोड़ा सा पीछे चलें, पिछले साल लोकसभा चुनाव का जिस तरह रिजल्ट आया और जब उसमें एक ग्रैंड अलायंस बना, महागठबंधन बना, और वो सियासी सफलता उस ग्रैंड अलायंस को हासिल नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, उसके बाद माना गया कि योगी सरकार के लिए आगे की राह आसान है। लेकिन कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस को लीड करना शुरू किया और कुछ दिनों में यह दिखाई दिया कि कांग्रेस कहीं फाइटिंग पोजीशन में आ रही है। खास तौर से एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह कांग्रेस एक्टिव रही, समाजवादी पार्टी बेहद कम एक्टिव रही, कांग्रेस का ठीक ठाक रोल रहा और आम आदमी पार्टी का भी ठीक ठाक रोल रहा। उसी दौरान दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, यहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहां शाहीन बाग में जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा था, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया था और आम आदमी पार्टी को चुनाव में जब जीत मिली तो जो सियासी समीकरण थे वो गड़बड़ाए। हालांकि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कुछ कोशिश सफल जरूर हुई, लेकिन फिर भी यह लगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने विकास की बात कर, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, उससे क्या बीजेपी को शिकस्त जीत दी जा सकती है? क्योंकि बीजेपी यह कह रही थी कि इस बार दिल्ली का चुनाव वो ही जीतेगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सियासी सक्रियता शुरू की अपनी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रभारी संजय सिंह इन दिनों खासे सक्रिय हैं, लेकिन इसके अलावा एक अलग सियासी एंगल देखने को आज मिला। वो ये सियासी एंगल था कि 3 दिन पहले की घटना है जब राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी हाथरस में जो पीड़िता थी, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कहा गया कि कुछ लोगों ने भीड़ में से पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस का यह कहना है कि इस वजह से उसे लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा सपा कार्यकर्ताओं ने भी लाठीचार्ज किया और हाथरस सपा कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा हाथरस गैंगरेप मामले में अगर आप देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सपा कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घसीटती या उनको कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो इन 3 दलों ने मुख्य उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सामाजिक संगठन भी सड़क पर उतरे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आवाज उठाई। इस सबसे ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। जब जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा जनाधार है। चौधरी अजीत सिंह केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे हुए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी। तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने इस लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाई और सोशल मीडिया पर भी जयंत चौधरी को अच्छा समर्थन मिला कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना था कि भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, लेकिन आज एक महापंचायत वहां रखी गई। इसको लोकतंत्र बचाओ का नाम दिया गया, किसानों की लड़ाई का नाम दिया गया, लेकिन इस बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट वोटों की सियासत भी दिखी। क्योंकि जयंत चौधरी एकमात्र ऐसे जाट नेता हैं जो अभी लोकप्रिय हैं, ज्यादा लोकप्रिय हैं। जैसे बीजेपी में संजीव बालियान है,
लोकप्रियता। एक तो युवा भी हैं और दूसरा चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, तो इस वजह से नाम थोड़ा सा, और युवाओं में युवा है तो पहचान थोड़ा ज्यादा है। तो आज जो पंचायत हुई है उस पंचायत में पहली बात यह कि जाट समाज का गुस्सा देखने को मिला कि उनके समाज के, उनकी बिरादरी के एक युवक के, एक नौजवान नेता पर लाठीचार्ज हुआ है। और जिस तरह लाठीचार्ज का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और विपक्षी दलों ने इसको वायरल करना शुरू किया, तो उसके बाद आरएलडी ने फैसला ये लिया कि इस पर महापंचायत की जानी चाहिए, क्योंकि बीते कुछ चुनावों से जिस तरह आरएलडी को लगातार हार मिली है, ये मौका उसके लिए था जिसको वो सियासी रूप से कैश कर सकती थी। कोशिश की उसने, बहुत अच्छी भीड़ जुटाई, कोरोना संक्रमण के बीच में भी ठीक ठाक भीड़ मुजफ्फरनगर में जुटाई गई। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात देखने को मिली कि हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और जो वर्तमान में पार्टी के सांसद हैं, जाना पहचाना चेहरा हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर बैठे। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो जाट वोटों की सियासत इसका मतलब निकलती है, क्योंकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट वोटर बहुत बड़ी संख्या में प्रभावी मतदाता है, और बीजेपी ने इन वोटों को साधने के लिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जैसे नेताओं के साथ ये पार्टी में है या दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया हुआ है। तो ये जाट वोटों की सियासत है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर बैठते हैं आरएलडी की महापंचायत में, तो उसमें एक मतलब जाट वोटों की सियासत का है, दूसरा मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक साथी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह हाथरस पहले दिन गए, उन्हें रोका गया, धक्का मुक्की भी हुई और दूसरे दिन फिर गए, वहां पहुंचे, तो उसके बाद ये माना जा रहा है। और जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमलावर हैं इस मसले पर, योगी आदित्यनाथ सरकार पर, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम तक, जब तक हाथरस का मामला रहेगा, पीड़िता को इंसाफ और सीबीआई जांच और तमाम तरह की जांच होंगी, अदालतों में कार्रवाई चलेगी, तो तब तक ये मसला रहेगा और इसको लेकर कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह चाहती है योगी आदित्यनाथ सरकार को हटाना, बीजेपी को हराना, उसके लिए उसे जोड़ीदारों की जरूरत है। पिछले साल आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब महागठबंधन बन रहा था, उस समय भी कांग्रेस को इस महागठबंधन में शामिल करने की पुरजोर कोशिश हुई थी, लेकिन कहा गया था कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी, मायावती उतनी देने के लिए तैयार नहीं थी, और इस वजह से गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं हो सकी, कांग्रेस बाहर रही। सपा, बसपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद बीएसपी यानी मायावती की पार्टी महागठबंधन से बाहर आ गई। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है, जिसमें वक्त बहुत कम है, और आरएलडी और कांग्रेस के नेताओं का, युवा नेताओं का एक मंच पे बैठना इस बात के संकेत देता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरएलडी की ओर हाथ बढ़ाना चाहती है। और अगर पिछली बार गठबंधन हुआ होता 2019 में, तो कांग्रेस अभी भी महागठबंधन में होती, स्थायी साथी होती। तो ये कहीं ना कहीं आम सहमति समझ कांग्रेस आरएलडी के भीतर बन रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मैदान में उतरा जा सकता है। जाट वोटों को आज साधने की कोशिश की गई है, मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उनकी बिरादरी के, उनके समाज के एक युवा लड़के पर, एक युवा नेता पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है। और ये जो सियासत है, इसमें कांग्रेस और एसपी पहले साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में बीएसपी तो इस महागठबंधन में अब आने से रही, और शायद उसको शामिल करने के लिए अखिलेश यादव बहुत ज्यादा तैयार भी ना हो। तो कांग्रेस, एसपी और आरएलडी, इन तीनों का गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रूप ले सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जानती हैं कि सपा का और आरएलडी का साथ होना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी इलाके इससे सपा और आरएलडी के सहयोग से सधेंगे, और बाकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या ये सियासत, क्या ये इन तीन दलों का गठबंधन हो पाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव लड़ने के लिए आपको साल भर पहले से तैयारी करनी होती है, मुकम्मल तैयारी करनी होती है। और योगी आदित्यनाथ सरकार, जिस तरह हाथरस मामले को लेकर आरोप ये लगाया गया है सरकार की ओर से कि जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश थी, जातीय दंगा फैलाने की कोशिश थी, और
ऐसा करके योगी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश थी। तो सरकार भी अपनी तरफ से फ्रंट फुट पर खेल रही है और यहां से विपक्षी दल भी लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई गठबंधन बनता है कांग्रेस, एसपी और आरएलडी का, तो क्या देखने वाली बात होगी। क्या गठबंधन बनता है, और बनता है तो ये किस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती देता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।